वेलकम अगेन। हम क्रोमियम के ऑक्साइड्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि जेई नीट और सीयूईटी में पूछे गए हैं। अभी तक हमने दो ऑक्साइड्स को कवर किया है। पहला ऑक्साइड था CrO और दूसरा ऑक्साइड था Cr2O3। आज हम इस लेक्चर में Cr2 और Cr3 पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेई नीट और सीयूईटी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर CrO2। इसका मतलब हुआ कि CrO2 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इट हैज अ रूटाइल स्ट्रक्चर वेयर क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड। बी है इट शोज मेटालिक कंडक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंडक्शन बैंड। तीसरा है इट इज अ फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड यूज्ड इन मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज। डी स्टेटमेंट है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 2.83 bm। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि CrO2 रूटाइल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि सही बात है। CrO2 के अलावा एक और ऑक्साइड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी रूटाइल स्ट्रक्चर ही बनाता है। रूटाइल स्ट्रक्चर में होता क्या है, क्रोमियम का 4+ होगा, ये ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होता है 6 ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्रोमियम 4+ को 6 तरफ से 6 ऑक्सीजन घेरे होते हैं और ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो 3 क्रोमियम से सराउंडेड होता है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के चारों तरफ का एनवायरनमेंट ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आई बात समझ में। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो रूटाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्रोमियम, एक ये ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा, पांचवा और ये छठवां ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। और ये ऑक्सीजन अगर हम इस पे सिर्फ फोकस करें तो ये ऑक्सीजन 1, 2 और 3 क्रोमियम से सराउंडेड है। इस वाले क्रोमियम का जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कई बार इस स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम में सवाल पूछा गया है। बी स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इट शोज मेटालिक कंडक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन बैंड। सही बात है, ये भी बहुत रेयर ही ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि मेटालिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसका मतलब ये जो CrO2 है एकदम मेटल की तरीके से बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। नॉर्मली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, जैसे Cr2O3 है। Cr2O3 एकदम इंसुलेटर होता है, लेकिन CrO2 जो होता है वो बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन बैंड बनाता है। कंडक्शन बैंड कैसे बनाता है, एक क्रोमियम का 4+ और दूसरा क्रोमियम का 4+, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं और एक कंडक्शन बैंड बनाते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब हुआ इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक तरीके का हाईवे बनाते हैं, लेन बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चल सकते हैं। ठीक, इस हाईवे पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो इसका बी स्टेटमेंट भी सही होगा। सी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इट इज अ फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड एंड यूज्ड इन डेटा स्टोरेज, मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज। ये भी सही स्टेटमेंट है। CrO2 की ये बहुत खास प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि वो रूटाइल स्ट्रक्चर बनाता है, मेटालिक कंडक्टर होता है, और तीसरा है कि ये फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, खासकर CUT में इससे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ कि CrO2 जो होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, बहुत पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट होगा। अब अगर हम CrO2 को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके खुद के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं उसके बाद भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। चौथा स्टेटमेंट है कि CrO2 का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है 2.83 bm। ठीक है, अब चलो कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d2। 3d2 का मतलब हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी √8। √8 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 2.8284। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये लगभग 2.83 के बराबर आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के चारों सेंटेंस सही हैं।
आई बात समझ में? अगर आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हम इसके ऊपर इसके थ्योरी पार्ट का बहुत डिटेल में वीडियो बना कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आप देखे रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है द ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप्स और कैसेट्स रिकॉर्डर्स इज। मतलब कौन से क्रोमियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक टेप्स बनाने में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए कि जो CrO2 होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं हम मैग्नेटिक टेप्स बनाने में। आई बात समझ में? किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? CrO2 के फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में या फिर कैसेट्स बनाने में। ठीक है, ये डेटा है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नीट में पूछा गया है 2021 और 23 में। देखो एक ही टॉपिक पे 3 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CrO2 इज ए मेटेलिक कंडक्टर। अभी हम बताए थोड़ी देर पहले कि क्रोमियम का जो 4+ होता है वो आपस में उसके डी इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं और एक कंडक्शन बैंड बनाते हैं, एक हाईवे बनाते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इस वजह से अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक, वही सेम बात यहाँ पे लिखी गई है। द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम 4+ आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ कंडक्शन बैंड थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CrO2। ठीक, हमको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +4, एकदम सही बात है। दूसरा है इट इज अ ग्रीन कलर कंपाउंड, मतलब बेसिक ऑक्साइड, एकदम गलत बात है। CrO2 जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स कैसे कैसे होते हैं। इसके पहले भी हम बता चुके हैं पुराने लेक्चर में। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पार्ट 2 है। इसके पहले हम एक पार्ट 1 बना चुके हैं, उसको देख लेना जाके। उसमें बताए हम CrO ये बेसिक ऑक्साइड होता है, Cr2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है CrO2, हम इनके दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये जो होता है ये होता है एसिडिक ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं ये एसिडिक एम्फोटेरिक होता है। मतलब एम्फोटेरिक और एसिडिक दोनों नेचर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ऑक्साइड एसिडिक होता जाएगा। ये जो होता है ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। आइए समझ में? तो इसका जो सेकंड सेंटेंस है वो रॉन्ग है। पहली बात तो बेसिक ऑक्साइड नहीं होता है, दूसरा इसका कलर भी ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन कलर होता है इसका Cr2O3 का। आई बात समझ में? ठीक है, इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, या फिर कह सकते हैं कि डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, आई बात समझ में? तो याद रखना। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है इट इज यूज इन VHS एंड कैसेट टेप्स। अच्छी बात है, CrO2 की फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है VHS और कैसेट टेप्स बनाने में। तो इसके चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। फिर से वही सेम सवाल जेई और नीट दोनों में पूछा गया है 2014 और 19 में। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक होता है? ठीक है, CrO2 फेरोमैग्नेटिक होता है। CrO2 और TiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो रूटाइल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो CrO2 होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। आई बात समझ में? एक चीज यहीं पे और क्लियर कर देते हैं हम, इसमें जो ऑप्शन है सी ऑप्शन MnO2 और बी ऑप्शन VO2। MnO2 के पास 3d3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आई बात समझ में? जो CrO2 होता है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और ये दोनों ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। ठीक है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम ये नहीं बता सकते कि वो फेरोमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड में रख के उनके बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में?
और रेयरली ऐसा होता है कि कोई मेटल का ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है एक तरीके से, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है CUET 2023 में। इसमें क्या करना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं ये फेरोमैग्नेटिक होगा, ये फेरी मैग्नेटिक होगा और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होते हैं तो तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा, हर दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई बात समझ में? तो जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो काफी स्ट्रांग मैग्नेट होता है। ये भी क्या होता है, काफी स्ट्रांग मैग्नेट होता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक में जीरो नेट मैग्नेटिज्म होता है, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि फेरोमैग्नेटिक में CrO2 काफी खास होता है। CrO2 के अलावा कोई और ऑक्साइड 3D 4D या 5D सीरीज का फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है। इसके अलावा यूरोपियम ऑक्साइड जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, या फिर आयरन कोबाल्ट निकिल, ये मेटल के फॉर्म में फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। आई बात समझ में? अगर हम फेरी मैग्नेटिज्म की बात करें, Fe3O4 और Fe2O3, ठीक है, इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड, और ये इसको कहा जाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसका मतलब इसमें आयरन के 2+ भी होता है, इसमें आयरन का 3+ भी होता है। एंटी फेरो में ध्यान रखना ये वाला ऑक्साइड, और ये Cr2O3 निकिल का ऑक्साइड, ये सब एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, मतलब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक, CUET में इनसे सवाल बन सकता है। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो जो ACrO2 है वो जाएगा 2 पे। बता चुके हैं कि फेरोमैग्नेटिक होगा, मेटेलिक होगा। मेटेलिक होने का मतलब ये मेटल के तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बी जो होगा वो होगा फेरी मैग्नेटिक, अभी हम पढ़ा चुके। इसको ध्यान रखना, जो लोग प्रीवियस लेक्चर मेरा देखे होंगे उसमें हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो CrO2 होता है, Cr2O3 होता है, एम्फोटेरिक होता है, काफी ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है, और एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर करने में, किसी सब्सटेंस को ग्रीन कलर देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। P2O5 के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक कैटलिस्ट होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, ये H2SO4 बनाने का एक मेथड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसमें V2O5 क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CUET 2022 में पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि CrO2 जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। सही बात है, काफी देर से इसी बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 लिखा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कई बार बता चुके लेक्चर की शुरुआत से ही। तो इसका सबसे करेक्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है CUET 2024 का असर्शन रीजन टाइप। इसमें कहा जा रहा है कि CrO2 बिहेव्स लाइक अ मेटल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सही बात है, बता चुके। कंडक्शन बैंड बनाता है जिससे इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। द d electrons in CrO2 are localized and cannot move through the lattice। गलत बात है। ठीक है, हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो Cr4+ होते हैं, क्रोमियम के 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम का जो ये 4+ होगा और क्रोमियम का जो दूसरा 4+ होगा, इसके d इलेक्ट्रॉन्स और इसके d इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं और एक कंडक्शन बैंड बनाते हैं। इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, मतलब इसके लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। आई बात समझ में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मतलब A is true and R is false। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CUET 2023 का है। ए ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज फेरोमैग्नेटिक। CrO2 होगा एंड यूज्ड इन हाई क्वालिटी मैग्नेटिक टेप्स, मतलब कैसेट्स बनाने में या फिर VHS बनाने में इस्तेमाल होता है। CrO2 होगा, आंसर सी होगा। कितने आसान आसान सवाल आए हैं और कितनी बार सवाल रिपीट हुआ है, ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे CrO2 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम करवा दिए हैं। अब आते हैं हम CrO3 पे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूछा गया है CUET 2023 में। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम
इज नोन एज क्रोमिक एनहाइड्राइड। बहुत डिटेल में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जिसको क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब एनहाइड्राइड का मतलब हम समझा चुके हैं कि जो एनहाइड्राइड होता है इसका मतलब वाटर कहीं से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो जो CrO3 होता है इसको हम H2CrO4 का एनहाइड्राइड कहते हैं, या फिर H2CrO4 प्लस H2CrO4, माने कि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बनेगा H4Cr2O8। इसका भी एनहाइड्राइड CrO3 होता है और इसका भी एनहाइड्राइड CrO3 होता है। आई बात समझ में? इसको कहा जाता है क्रोमिक एसिड, ठीक है। ध्यान दो, अगर हम क्रोमिक एसिड से वाटर निकाल देते हैं, H2CrO4 से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, 2 हाइड्रोजन ये जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, बचेगा CrO3, ठीक है। इसमें से वाटर निकाले, इसका मतलब इसको हम एनहाइड्राइड किए, एनहाइड्रस किए, तो बनेगा CrO3। अगर हम इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो ये क्या होगा, H2Cr2O8 माइनस वाटर, ठीक है। तो क्या बचेगा, बचेगा H2Cr2O7। यहाँ तक बात समझ में आई ना। इसको कहा जाता है क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। अब क्या करते हैं, इसमें से भी हम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ठीक। तो ये H2 जाएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन जाएगा, बचेगा Cr2O6। Cr2O6 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं CrO3। आई बात समझ में, 2CrO3, ठीक। तो हम इससे वाटर निकाल रहे हैं तब भी CrO3 मिल रहा है, इससे भी वाटर निकाल रहे हैं तभी CrO3 मिल रहा है। मतलब क्रोमिक एसिड से और डाइक्रोमिक एसिड से दोनों को हम एनहाइड्रस कर रहे हैं, मतलब वाटर निकाल रहे हैं, तो हमको CrO3 मिल रहा है। इसी वजह से CrO3 को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस ऑक्साइड को क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं, तो ऑप्शन होगा और डी, CrO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है CUET 2022 में। द कलर ऑफ CrO3 इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, LMCT, MLCT, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। देखो, क्रोमिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो होगा 4s0 3d0। अगर इसमें D में और S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया कि द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। है बस में। और अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसमें LMCT ही हो सकता है, DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता। DD ट्रांजिशन होने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। आई बात समझ में। होता क्या है, क्रोमियम का 6+ है, 6+ होने की वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है। इतना हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके, बाहर से उनको अगर एनर्जी मिलती है तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। आई बात समझ में। अगर डी ऑर्बिटल में जाएंगे तो उसके बाद वो ट्रांजिशन करने लगते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम DD ट्रांजिशन लिख दें। आई बात समझ में। हो क्या रहा है, लिगेंड से मेटल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, LMCT हो रहा है, ठीक है। तो जो क्रोमियम ऑक्साइड का CrO3 का कलर होता है वो LMCT की वजह से होता है, ठीक है। कलर कौन सा होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सबसे एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक। तो हम इसको तो बहुत बार सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। ये तीसरी चौथी बार होने जा रहा है कि जो CrO होगा ऑप्शन ए में, CrO जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा, Cr2O3 जो होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, CrO2 जो होता है वो एसिडिक एम्फोटेरिक होता है, और CrO3 जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है CrO3 का, +6 होगा, बकवास सवाल है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है जेईई एडवांस 2014 में। 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था। कहा जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ CrO3 इन सॉलिड स्टेट कंसिस्ट ऑफ, मतलब हुआ कि सॉलिड स्टेट में CrO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक। जो लोग मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे क्रोमियम ऑक्साइड वाला थ्योरी वाला पार्ट, उसमें हम एग्जैक्ट ये सेंटेंस लिखे थे, इनफाइनाइट चेन्स ऑफ CrO4
शेयरिंग ए कॉर्नर, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे कि जो CrO3 होता है वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देना, यहाँ पे CrO3 लिखा है और यहाँ पे CrO4 लिखा है। आई बात समझ में? तो CrO3 कंपाउंड होता है जिसका स्ट्रक्चर में CrO4 होता है, CrO4 का टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। आई बात समझ में? तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा Cr ऑक्सीजन, Cr डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, क्रोमियम डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये 3D में होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो मतलब ये जो CrO4 यूनिट है और ये जो CrO4 यूनिट है, ठीक, ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक ना। ध्यान देना, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रा यूनिट है कह सकते हैं इसको, ठीक। एक टेट्राहेड्रा यूनिट दूसरा टेट्राहेड्रा यूनिट ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही स्टेटमेंट होगा, जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि जेईई एडवांस 2014 और 22 में पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है। इसमें पूछा गया है कि क्रोमियम के ऑक्साइड्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन पे जाते हैं। लिखा है कि CrO2 इज यूज्ड इन मैग्नेटिक टिप्स, सही बात है, बिकॉज ऑफ इट्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कई बार बता चुके। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब सी पे आता है, लिखा है CrO बेसिक, ठीक, ये भी सही है, CrO बेसिक होगा। और Cr2 3 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, एकदम सही बात है, ठीक है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। CrO3 इज एन एसिडिक एनहाइड्राइड विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव H2CrO4, ये भी एकदम सही है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CrO3 जो होता है वो एसिड एनहाइड्राइड होता है, जो कि पानी में डिजॉल्व होगा। पानी में डिजॉल्व कैसे होगा? देखो ध्यान से, CrO3 वाटर में अगर डिजॉल्व होता है, ध्यान दो, ये वाटर जाके इससे मिक्स होगा और बनाएगा H2CrO4, ठीक। हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि हम इस क्रोमिक एसिड से वाटर को हम रिमूव कर दें, हमको क्या मिलेगा? CrO3। आई बात समझ में? ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। ए ऑप्शन क्या है? इन CrO5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +10, एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये जो CrO5 दिख रहा है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, डीप ब्लू कलर होता है। इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। आई बात समझ में? यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर दें तुम लोग को कि क्रोमियम के +6 में CrO3 भी पाया जाता है और क्रोमेट आयन भी पाया जाता है, CrO4 2-, डाइक्रोमेट आयन भी क्रोमियम के +6 में पाया जाता है, और CrO5, ये 4 के 4 ऑक्साइड्स क्रोमियम के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? जिनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होता है, ठीक है। और इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, क्रोमियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। इसको बहुत स्पेशली याद रखना। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, सी और डी, ठीक है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है नीट 2017 और 2021 में। इसमें कहा जा रहा है when CrO3 is dissolved in water the solution turns orange yellow, this color is due to, ठीक है। माने कि अगर हम CrO3 को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जो हो रहा है वो ऑरेंज येलो कलर का हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। CrO3 को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, ये रिएक्शन हम कई बार बता चुके हैं, ये अगर पानी में डिजॉल्व होगा तो बनाएगा H2CrO4। आई बात समझ में? ठीक है, ये होता है येलो कलर का, ठीक है। इसको कहते हैं क्रोमेट आयन, इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमेट आयन नहीं कहेंगे, अगर यहाँ से H+ निकल जाता है, इस पे 2- आएगा तब वो क्रोमेट आयन होगा, इसको कहेंगे हम क्रोमिक एसिड, ठीक। अगर सॉल्यूशन को थोड़ा एसिडिक कर देते हैं हम, तो ये जो क्रोमिक एसिड है ये तुरंत चेंज हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा H2Cr2O7 में। आई बात समझ में? ये होता है
ऑरेंज कलर का, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है ऑरेंज या फिर येलो कलर में चेंज हो जाता है, इसको कहा जाता है डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, बट ये तभी होगा जब सॉल्यूशन में थोड़ा सा H+ होगा। आई बात समझ में? ये क्या होता है, ये जो H2 दिख रहा है, ये CrO3 से रिएक्शन करके एसिड बना रहा है। अगर एसिड बना रहा है तो सॉल्यूशन अपने आप एसिडिक हो गया। अगर सॉल्यूशन अपने आप एसिडिक हो गया तो ऑलरेडी H2Cr2O7 में चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो जैसे ही CrO4 बनेगा वो तुरंत डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा या फिर डाइक्रोमिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो कहा जा रहा है कि ये येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर क्यों होता है। अब ये लॉजिक ध्यान से समझो। CrO3 में, क्रोमिक एसिड में या फिर डाइक्रोमिक एसिड में, जैसे ये CrO3 है और ये Cr2, ये है CrO4 और ये है H2Cr2O7। ठीक है, इन तीनों में जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आई बात समझ में? अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम के D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d0। ठीक है, अगर D इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या इसमें dd ट्रांजिशन होगा? कभी नहीं होगा dd ट्रांजिशन। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो दूसरा कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन O2- टू Cr6+, मतलब ऑक्साइड से क्रोमियम में 6+ में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है। हाँ, सही बात है। ठीक, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। देखो, क्रोमियम के पास अगर 6+ है, ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है कि क्रोमियम को जो 6+ है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के D0 में चला जाएगा, 3d0 में। ठीक है, अगर D0 में जाएगा तो ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका जो कलर राइज होता है, इसका येलो कलर और इसका ऑरेंज कलर, वो होता है LMCT की वजह से, लिगेंड से मेटल में चार्ज के ट्रांसफर की वजह से होता है। आई बात समझ में? ध्यान देना, लिगेंड से मेटल में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ऑक्साइड से क्रोमियम के +6 में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक और होता है मेटल टू MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक, मेटल से अगर लिगेंड में जाए, ठीक है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लिगेंड में कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो MLCT तो होगा नहीं, C ऑप्शन गलत होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो D ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा B वाला। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है which oxide of chromium is a red crystalline solid and acts as a powerful oxidizing agent in organic chemistry। ठीक है, मतलब कौन सा क्रोमियम का ऑक्साइड है जो कि रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि CrO3 की बात हो रही है। आई बात में, कलर देख के तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कौन सा ऑक्साइड है। ठीक है, CUET 2023 में पूछा गया है, कितना आसान सवाल है। ठीक है, अगर हम बाकी सारा सेंटेंस छोड़ दें तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कलर से ही पता कर सकते हैं कि CrO3 की बात हो रही है, क्योंकि जो CrO होता है वो ब्लैक होता है, Cr2O3 ग्रीन होता है, CrO2 भी ब्लैक होता है, बच्चा CrO3 ये होगा रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का होता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है क्योंकि क्रोमियम +6 स्टेट में है, इसका मतलब हुआ कि और इलेक्ट्रॉन लॉस कर नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन था सारा लॉस कर चुका है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। आई बात समझ में? बट इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको जोन्स रिएजेंट के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कॉलिन्स में CrO3 का इस्तेमाल किया जाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मानी कि PCC में भी CrO3 का इस्तेमाल किया जाता है, और इटार्ड रिएक्शन में भी CrO3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सब केसेज में CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका मतलब इसका खुद का रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे CrO3 और H2SO4 के साथ एसीटोन होता है। ठीक है, हम एसीटोन क्यों लेते हैं जोन्स रिएजेंट में, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसीटोन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो CrO3 और H2SO4 होता है ये वाटर में तो घुल जाता है, CrO3 और H2SO4 ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो एल्कोहल होता है, क्योंकि इन दोनों को एल्कोहल से रिएक्शन करना है
जो अल्कोहल होता है वो वाटर में उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि हर अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए हम एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन क्या करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मीडियम प्रोवाइड करवाने का मतलब हुआ कि CrO3 और H2SO4 भी एसीटोन में घुल जाएगा, अल्कोहल भी एसीटोन में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। जोन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये टर्सरी अल्कोहल के साथ एकदम रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, जोन्स रिएजेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्शन को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके खत्म करता है। ठीक है, अगर रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकना है तो हम उसके लिए जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, CrO3 का अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन ले रहे हैं तो हमको मिलेगा H2CrO4। ठीक है, जो कि होता है क्रोमिक एसिड। इसमें क्रोमियम +6 स्टेट में है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। या तो बात समझ में ना। अगर हम कॉलेंस की बात करें तो कॉलेंस होता है CrO3 के साथ पिरिडीन और पिरिडीन के साथ DCM, डाइक्लोरोमीथेन। आई बात समझ में? ये थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जोन्स की तरह पावरफुल नहीं होता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये उतना टॉक्सिक नेचर का नहीं होता है। आई बात समझ में? बट कॉलिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अगर इसको ओपन एयर में रख दिया जाए तो इसका ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका यूज खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद इसका यूज खत्म हो जाता है। PCC कॉलिन से थोड़ा सेफ होता है। ठीक है, CrO3 के साथ HCl और पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता, इसलिए हम इसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक यूजफुल बना रहता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सेकेंडरी को कीटोन में। कीटार्ड पता ही है, टॉल्वेन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करेगा। आई बात समझ में? जो लोग हमसे ऑर्गेनिक पढ़े होंगे, जो बच्चे, उनको ये सारे रीजेंट अच्छे से पता होंगे। ठीक है, तो ये यूज होता है CrO3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया था JEE मेंस 2020 में। कहा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ Cr2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट क्रोमियम बिकॉज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, ग्रीन वाला ऑक्साइड होता है, इसका हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा Al2O3 और 2 क्रोमियम, साथ में बहुत ज्यादा हीट मिलती है। आई बात समझ में? इतनी हीट मिलती है कि क्रोमियम मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम होता है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है। आई बात समझ में? Al2O3 में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हम जो इजराइल के मिसाइल वाला लेक्चर बनाए थे, उसमें Al2 गैस ही रिलीज होती है, Al2O3 गैस। ठीक है, Al2O3 गैस रिलीज होती है, साथ में N2 गैस रिलीज होती है। ठीक, इन दोनों गैसेज के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा रिलीज होती है। कभी भी स्टेबल बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। इसी वजह से वो मिसाइल बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ती है। आई बात समझ में? तो ये एल्यूमिनियम जो होता है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से इतनी ज्यादा होती है कि क्रोमियम से ऑक्सीजन खींच लेता है। आई बात समझ में? तो क्रोमियम किस में चेंज हो जाएगा, Cr में। ठीक है, ये एक तरीके से मेटलर्जिकल प्रोसेस है, हम क्रोमियम के ऑक्साइड से क्रोमियम बना रहे हैं। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा C। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूछा गया था 2015 और 2024 में JEE एडवांस में। ठीक है, कहा जा रहा है ड्यूरिंग द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, इनमें से क्या होता है। क्रोमियम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +6 to +3, chromium is oxidized from +3 to +6, no change, chlorine is oxidized to Cl2 गैस। ठीक है, जो लोग मेरा लेक्चर देखे होंगे, जिसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड्स का थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लोग ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे, साथ साथ दिख रहा है, इसमें ऑप्शन C सही होगा। ठीक, क्योंकि जब क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट करवा रहे थे हम, तो उसमें बताए थे कि जो रिएक्शन होती है उसकी, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसमें रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था ये, रिएक्शन के बारे में हम बताए थे कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके HCl बनाते हैं, और उस K2Cr2O7 को जब एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है, ये फट से चेंज हो जाता है CrO3 में।
आई बात समझ में। अब ये जो CrO3 है ये HCl से मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CrO2Cl2। ठीक है, इसमें देखो हो क्या रहा है, क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। आई बात समझ में। तो जो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि क्रोमियम +6 से +3 में चेंज हो जाएगा, वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि क्रोमियम +3 से +6 होगा, ये भी गलत है। तीसरा जो होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, सही बात है। चौथा जो बोला जा रहा है कि क्लोरीन जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे HCl और यहाँ पे CrO2Cl2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है दोनों में। आई बात समझ में, यहाँ पे भी क्लोरीन -1 में होगा और यहाँ पे भी -1 में ही होगा। ठीक है, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और डीप में जानना हो तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, जी एडवांस में पूछा गया था 2013 और 2022 में। इसमें एक सेंटेंस दिया है जिसमें CrO4 मतलब क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम Sd3 टू sp3। ठीक है, हम इसमें एक एक सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये रही रिएक्शन, इसमें ये क्रोमेट आयन है, इसमें डाइक्रोमेट आयन है। क्रोमेट आयन का कलर होता है येलो और डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो Sd3 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन Sd3 ही होगा। आई बात समझ में, ध्यान रखना कि Sd3 से sp3 में कोई चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में, dxy dyz और dzdx ऑर्बिटल्स इसमें इस्तेमाल होता है Sd3 हाइब्रिडाइजेशन में। आई बात समझ में। दूसरा सेंटेंस है, इसमें कहा जा रहा है कि डाइक्रोमेट में देयर आर 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इसमें ये क्रोमियम टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, मतलब टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, और इसमें ये क्रोमियम भी टेट्राहेड्रल होता है, बट टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन होता है Sd3। है बात समझ में। ठीक है, कहा जा रहा है कि हर टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। कहा जा रहा है सेंटेंस में कि हर टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, जो कि एकदम सही बात है। ठीक है, जो टर्मिनल वाले क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं इनमें रेजोनेंस होता रहता है। ठीक है, अगर हम और ज्यादा एक्यूरेट शब्द में कहें, एक्यूरेट वर्ड्स में कहें तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता रहता है। है बात समझ में, और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम की, इसका जो बॉन्ड होगा वो लॉन्गर होगा। है बात समझ में। ठीक है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड से कंपेयर करें तो जो ब्रिज वाला बॉन्ड होगा वो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ का होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना। और जो ये सी स्टेटमेंट है, द क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड एंगल इन डाइक्रोमेट इज 180 डिग्री ड्यू टू डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये भी गलत बात है। यहाँ पे जिस तरीके के बॉन्ड का शेप बनाए हैं सेम इसी तरीके से बॉन्ड का शेप होता है। ठीक है, इसमें जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ये वाली, ये वी शेप का होता है। ठीक है, अगर वी शेप का होगा तो 180 डिग्री तो कभी हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में, वी शेप का होगा। दूसरा, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत कम, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक, डी स्टेटमेंट है कि दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं, क्रोमियम और डाइक्रोमेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना 4s में ना तो 3d में। ठीक, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ही नहीं। आई बात समझ में, तो दोनों दोनों क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि जेईई एडवांस में पूछा गया है 2015 और 2024 में। इसमें कहा जा रहा है कि CrO5 is produced by the reaction of K2Cr2O7 with H2O2 in acidic medium if total number of peroxo bonds is P and the formal oxidation state of chromium is S. Find the value of S and P, मतलब S minus P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर इसमें हमको कुछ भी ना पता हो तब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पेरोक्सो बॉन्ड इज P, मतलब जो पेरोक्सो बॉन्ड है किसमें, CrO5 में, वो P है। ध्यान दो, तो
CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। आई बात समझ में? ध्यान दो, इसमें ऑक्सो बॉन्ड कितने हैं, क्रोमियम और ऑक्सो बॉन्ड 1, इसमें परऑक्सो बॉन्ड कितने हैं, परऑक्सो बॉन्ड होते हैं 2। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में कि कितने परऑक्सो होते हैं, कितने ऑक्सो होते हैं। ठीक है, परऑक्सो बॉन्ड को हम मान रहे हैं P, और CrO5 में क्रोमियम को जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +6। ठीक है, जिसको माना जा रहा है S। ठीक है, तो हमको क्या करना है, S-P करना है, S-P करना है। S कितना है 6, P कितना है 2, कितना आएगा 4। आई बस में, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा B। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, जो पहला सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है CrO5 is produced by the reaction of K2Cr2O7 with H2O2 in acidic medium। ठीक है, हम इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब CrO3 को हम पानी में डालते हैं तो हमको मिलता है क्रोमिक एसिड। ठीक है, बहुत बार बता चुके, क्रोमिक एसिड मिलने की वजह से ये जो पूरा सोल्यूशन होगा वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में? और एसिडिक मीडियम में ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा डाइक्रोमिक एसिड में। या तो बात समझ में आई ना? और कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो से ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम CrO3 ले रहे हैं और H+ ले रहे हैं इसके साथ साथ, तो CrO3 ना रह के वो पहले क्रोमिक एसिड में चेंज होता है और क्रोमिक एसिड तुरंत डाइक्रोमिक एसिड में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? तो कहीं पे अगर CrO3 लिखा है तो हमको क्या समझना है, एक्चुअल में डाइक्रोमेट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर CrO3 के साथ वाटर लिखा है तब भी हमको ये समझना है कि डाइक्रोमिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है या फिर डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो कहाँ पे क्या आयन कैसे इस्तेमाल करना है उसको समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जो K2Cr2O7 होता है, डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काफी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही हम बेसिक मीडियम करेंगे ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो तुरंत क्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम H2SO4 का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें H2O2 डाल देते हैं तो H2O2 क्या करेगा, H2O2 इसको किस में चेंज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। ठीक, क्रोमियम +6 में है, इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन ही करेगा, तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। आई बस समझ में? मतलब इसका क्या करेगा, रिडक्शन, अगर इसका रिडक्शन कर रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। आई बस समझ में? ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन कैसे होती है और CrO5 बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन, क्रोमियम, O-, डबल बॉन्ड O, क्रोमियम, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, H2SO4 क्या करेगा, पहले इसको प्रोटोनेट करेगा। हम पहले एक H+ देते हैं इसको। अगर हम इसको एक H+ दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बनेगा ये क्रोमियम, ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड O, क्रोमियम यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब क्या होगा, ये जो H2O2 होता है ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस वाले क्रोमियम पे अटैक करेगा। जो क्रोमियम प्रोटोनेट हुआ है वो क्रोमियम, उस क्रोमियम पे ये H2O2 अटैक करेगा। किससे अटैक करेगा, अपने ऑक्सीजन की लोन पेयर से, इस तरीके से। आई बात समझ में? अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक, ब्रेक होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्रोमियम पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, उसको पूरा करेगा ये ऑक्सीजन दूसरा वाला। ठीक है, देखो कैसे होता है, इसको हम उधर पलट के बना रहे हैं, ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, क्रोमियम OH और यहाँ पे क्या जुड़ गया है O। ये क्रोमियम इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और इससे जुड़ा है ये, और इस वाले ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो OH दिख रहा है
ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रोमियम, ऑक्सीजन H H, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आई बस समझ में। अब क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तब ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन, इसको बना देते हैं ऊपर, तब थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ स्ट्रक्चर बनने लगा है। ऑक्सीजन AC जुड़ गया और यहाँ पे लग गया H, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई ना। अब होगा क्या, फिर से प्रोटोनेट होगा या फिर इसी हाइड्रोजन से प्रोटोनेट करवा दें इसको। ठीक, ये तो एसिड तो पड़ा ही है, उससे प्रोटोनेट करवा देते हैं। होगा क्या, अगर ये प्रोटोनेट होगा, ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर से क्या करेगा, H2O2 इस पे अटैक करेगा। ठीक, ये इधर शिफ्ट होगा, बन जाएगा ये OH क्रोमियम डबल बॉन्ड O, कह सकते हैं तितली का, बटरफ्लाई का एक पंख तैयार हो चुका है। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम इसको OH को ऐसे नीचे कर दें और इस ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ पे क्या लगा है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को नीचे जोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या किए, ये जो OH था कहाँ गया ये, ठीक, ये प्रोटोनेट हुआ, ठीक, ये प्रोटोनेट हुआ, ठीक, इसमें चेंज हो गया OH, उस OH को हम नीचे लगा दिए यहाँ पे, और ये H2O2 जुड़ रहा है, उस क्रोमियम को हम ऐसे जोड़ दिए इस तरीके से। आई बस समझ में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, ये OH अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसको इस तरीके से, ताकि ये OH और इसका हाइड्रोजन पास पे पड़े। ठीक, मतलब ये OH और इसका हाइड्रोजन पास में पड़े। ठीक है, इस पे आ जाएगा प्लस, और ये यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर प्रोटॉन निकलेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्ड O। ठीक, ये जुड़ गया इससे, अब ये बन गया कुछ इस तरीके से प्लस, और ये पे H। ठीक, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, अगर इस पे अटैक करेगा तो ये पूरा का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल गया तब साफ साफ दिख रहा होगा कि बटरफ्लाई का दूसरा पंख तैयार हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन, ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमको परफेक्ट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मिलेगा। क्रोमियम डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से। आई बात समझ में। ठीक है, इसको देख लेना फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि CrO5 के कुछ खास प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि इससे बहुत 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 ज्यादा सवाल बनते हैं। सबसे पहला, ये डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कलर का रीजन भी पूछा जा सकता है। देखो, क्रोमियम अगर +6 स्टेट में है, ठीक है, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो कलर का रीजन क्या होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d0 में, +6 है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, 3d0 में जाएगा तो होगा LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से ये डीप ब्लू कलर अराइज होता है। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में अगर पेरोक्साइड बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसको स्टेबल बनाने के लिए इसको ईथर के सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि CrO5 को कहाँ पे रखा जाता है, ईथर के सॉल्यूशन में, या फिर कह सकते हैं एमाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में रखा जाता है। एमाइल अल्कोहल कुछ नहीं, पेंटानॉल होता है।
आई बात समझ में? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने ऑक्सो और कितने पेरोक्सो बॉन्ड होते हैं। ऑक्सो कितने होते हैं, मतलब Cr डबल बॉन्ड O 1 होता है, पेरोक्सो बॉन्ड कितने होते हैं इसमें, मतलब कि CrO ये 2 होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था नीट और जेई मेन में पूछा गया है 2021 और 2025 में। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक, बहुत आसान सवाल है ये, कल ही बता दिए थे कि अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है वो वोल्केनो रिएक्शन होता है। ठीक, और इसके डिकम्पोजिशन से, अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से हमको मिलता है ग्रीन कलर का CrO2 Cr2O3 का राख, ग्रीन कलर की इसकी राख मिलती है। आई बस समझ में? अब आगे कहा जा रहा है कि अगर हम A का HCl से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये मिला हमको, अगर हम इसका HCl से रिएक्शन करवाते हैं Cr2O3 का HCl से रिएक्शन, अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, तो कहा जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है B। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स जो होगा B। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटल आयन इन B अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब T2G और EG के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से, अगर हम CrO3 को एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम +3 के फॉर्म में है। ठीक है, HCl से क्या करेगा, यहाँ पे 3 Cl- आएगा और इन दोनों से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, बनेगा CrCl3, सबसे बेसिक। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर ही तो बनेगा, उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। आई बात समझ में? अब ये जो बना ये है B हमारा, इसमें क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। अगर ये +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, ये होगा 4s0 3d3। आई बात समझ में? 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, 3d3 होता है, बहुत बार बता चुके हैं कि 3d3 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है काफी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और EG में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग होगी। ये हाफ फिल्ड होता है, इसकी CFSC काफी ज्यादा होती है, और अगर Cr2O3 के फॉर्म में तो इसकी लैटिस एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा C वाला। ठीक है, बहुत इजी सवाल था ये। अगर आपको ये जानना है कि वोल्केनो रिएक्शन क्या होती है या फिर अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से और क्या क्या चीजें बनती हैं, किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो उसको हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है जेईई एडवांस 2017 और 2023 में। इसमें मैच करवाना है, तो पहला ऑब्जर्वेशन है डीप ब्लू कलर इन ईथर। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन किए कि जो CrO5 होता है उसका डीप ब्लू कलर होता है और ईथर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ईथर या फिर एमाइल एल्कोहल में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बन जाएगा Q पे। दूसरा है ग्रीन सोल्यूशन इन NaOH H2O2, ग्रीन सोल्यूशन होता है Cr2O3 का, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का। अगर हम उसको NaOH और H2O2 में मिक्स करते हैं तो हमको मिलेगा सोडियम क्रोमाइड, मतलब कि CrOH का होल 4 माइनस मिलेगा, मतलब कि R वाला पार्ट मिलेगा। आई बस समझ में? इसको अगर बहुत डिटेल में समझना है तो क्रोमियम ऑक्साइड वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसमें कहा जा रहा है येलो PPT विद लेड एसीटेट, ये जाएगा S पे PbCrO4 लेड क्रोमेट। ठीक है, ये टॉपिक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं आप लोग। चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है, चौथा ऑब्जर्वेशन, उसमें लिखा है कि रेड वेपर्स विद NaCl H2SO4, जो कि होता है क्रोमाइल क्लोराइड का। आई बात समझ में? ये भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का ही टॉपिक है। अगर आपको बहुत डिटेल में ये बातें समझनी है तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम सारे ऑक्साइड्स के बारे में कवर कर लिए, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए, उनके रिएक्शंस के बारे में देख लिए, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दिए। इससे सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बहुत डीप में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।